अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए, गर्दिशी कर्जे को सेटल किया, आवाम को ₹7.5 बिजली की कीमतें कम करके रिलीफ दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने कहा, अपना मीटर, अपनी रीडिंग, मंसूबे का बाज़ाब्ता इजरा बाइस इत्मीनान है। उन्होंने बिजली के बिलों में PTV की फ़ीस ख़त्म करने का भी ऐलान किया। साथ एक अच्छे, शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो नेगोशिएशन की गई, उसके बदले में इन 7.5 रुपयों में कोई 4.5 रुपए पर यूनिट ये IPPs के साथ जो हमने नेगोशिएशन की, इस तरह ये 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपना मीटर, अपनी रीडिंग का असल फायदा आम सारिफ को है। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार की अयादत के लिए उनके रिहाइशगाह का रुख किया। खैर दरियाफ्त की। कहा, आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया कि आजकल बीमार रहता हूँ। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पुराने साथी फिर एक फ्रेम में। वजीर आजम चौधरी निसार से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त की, हाल चाल पूछे। चौधरी निसार ने भी वजीर आजम का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने कहा, आप तो हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आजकल बीमार रहता हूँ। वजीर आजम बोले, अल्लाह आपको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार ने सेहत ठीक होने और रफ़्का से मशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की गुज़िश्ता बरस 7 साल बाद मुलाकात हुई थी। और मुल्क में अब हमारी तहरीक चलेगी। इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। मौलाना फजल रहमान का बटग्राम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हम पुरअमन लोग हैं, हमें इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए मजबूर ना करें। हुक्मरान अवाम का पैसा लूट रहे हैं। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। ये लोग इस काबिल नहीं कि मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। और वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार 5वें नंबर पर हैं, जस्टिस एजाज इसहाक छठे और जस्टिस अरबाब ताहिर का फहरिस्त में 7वां नंबर है। जस्टिस समन रिफत 8वें, जस्टिस खादिम सुमरो 9वें और जस्टिस आदम खान 10वें नंबर पर हैं। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को जजेस की सीनियरिटी का तयन करने की हिदायत की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं मुस्तकिल है और जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी मुस्तकिल बुनियादों पर है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी है। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए तीन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PTI को मुल्क की मौशी बदहाली का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था। उनकी ना तजुर्बेकारी, ना अहली, लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दोचार हुआ। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। पंजाब में आज हर जगह तरक्की होती नज़र आ रही है। तो एक ऐसा शख्स जो एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, अगर उसे ये तवक्को रखी जाती
کہ وہ پاکستان کو کسی منزل پہ پہنچا دے گا، تو جس کسی نے اس کو یہ سوچ کے ووٹ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ کا معائنہ کرانا چاہیے۔ 4 سالوں میں پاکستان میں سوائے نفرت کے، سوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے، سوائے گالی گلوچ کرنے کے، سوائے سب کو چور ڈاکو بنانے کے، اس شخص نے کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ آج آپ پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ترقی کے منصوبے نظر آتے ہیں، آپ کو ہر طرف بلڈوزر اور مشینیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں ہسپتال بن رہے ہیں، کہیں تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اور کہیں کسانوں اور مزدوروں اور اقلیتوں کے لیے ویلفیئر کے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث مختلف مقامات میں درخت اور چھت گرنے کے واقعات رونما ہوئے، جس کے باعث 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم ملک سے۔ سڑکوں پر خرم بتائیے گا کیا درخت ہٹانے کا عمل جاری ہے؟ جی بالکل، شہر لاہور میں ہونے والی آج موسلادھار بارش اور آندھی کے باعث جل تھل جو ہے وہ ایک ہو گیا تھا۔ جس مقام پر میں موجود ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقامی دفتر تھا جس کی آندھی کے باعث دیوار گری ہے اور اس کے اندر درخت موجود تھا جو درخت گرا ہے، لیکن یہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اسی طرح شہر لاہور کے مختلف مقامات میں مین شاہراہوں پر درخت گرنے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کینال روڈ ہے، شہر کے مختلف مقامات میں جہاں درخت گرے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی تھی، تو تمام درختوں کو جو ہے وہ شہر لاہور کے تمام شاہراہوں سے جو ہے وہ ہٹا لیا گیا ہے۔ اور آج کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی، بارش کے باعث شہر کا موسم تو خاصا خوشگوار ہے، لیکن 3 شخص جو ہیں وہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور کئی شخص جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جی خرم، بہت شکریہ آپ کا۔ بارشوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ مختلف شہروں میں حادثات کے باعث 64 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خواتین اور بچوں سمیت 21 افراد جان سے گئے۔ پنجاب میں اموات کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ کراچی میں 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں 6 افراد دم توڑ گئے۔ بارشوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ مختلف شہروں میں حادثات ہوئے ہیں جن میں 72 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خواتین اور بچوں سمیت 21 افراد جان سے گئے۔ پنجاب میں اموات کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کراچی میں بارش کے 2 روز حادثات میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ٹریفک حادثات اور کرنٹ لگنے سے جانیں گئی۔ کئی افراد مکانات کا اسٹرکچر گرنے سے بھی جان سے گئے۔ اب تک سب سے زیادہ بارش سجانی ٹاؤن میں 58.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، لیکن اب کراچی پر تیز بارش کا سسٹم کمزور پڑ چکا ہے۔ بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ 2 دن بارش کے بعد شہر قائد برساتی نالوں اور کچرے کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، شہری بے حد پریشان ہیں۔ ہمارے نمائندے سعد گجر کراچی کی موجودہ صورتحال سے متعلق بتا رہے ہیں۔ جی سعد۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں کرنگی 1 نمبر نالے کے اوپر موجود ہوں، جہاں پر میرے عقب میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے نالے کی صفائی کی گئی ہے۔ پیچھے آپ کو کچرے کا پورا ایک ڈھیر نظر آئے گا، جبکہ اس کے بعد نالے کو صاف کر دیا گیا ہے۔ 2 دن کی بارش نے شہریوں کو کئی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کراچی کے کسی دوسرے کونے کی طرف، وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہاں پر شہری کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ کراچی کی موجودہ صورتحال دکھانے کے لیے مجھے کہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ کرنگی 1 نمبر کے بعد اب میں کراسنگ میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ پانی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ جو پانی یہاں پر کھڑا ہے یہ سمندر کا پانی نہیں ہے، یہ کسی ندی یا کسی ایسے نہر کا پانی نہیں ہے، نہ ہی یہ دریائے سندھ کا پانی ہے، بلکہ یہ وہ سیوریج کا پانی ہے جو کہ اوور فلو ہونے کے بعد یہاں پر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سی وی او گئے تھے، سی وی او ہمارے پاس چل کے آ گیا خود۔ اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ بے انتہا سندھ گورنمنٹ کی یہ نااہلی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کراچی پورا کھنڈر بن چکا ہے اور کراچی مرتضی وہاں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج وہ دعوے کہاں گئے؟ ان کے دعوے کرنے والے کیا جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ یا ہمارے حکمران جھوٹے ہیں کیا؟ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کا راستہ یہ سارا، ہاسپٹل والوں نے بھی اتنا بڑا بلڈنگ بنایا، سارا پانی ادھر پھینکتے وہ، مطلب کوئی نکاسی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ تو ابھی کم ہو گیا، یہ کہ ابھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے کہ کام شروع کرتے، ورنہ کل بارش میں فٹ پاتھ تک کا پانی تھا۔ ہاسپٹل کا جو راستہ ہے وہاں سے ایمبولینسز بھی یہاں سے اسی پانی انہی گڑھوں سے اور یہ سمندر اور دریائے سندھ کے اندر سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کراچی اس وقت
बरसाती नाले और कचरे के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। जी, कराची में बिजली बंदिश ने आवाम को शदीद गर्मी में बेहाल कर दिया है। मुतासरा इलाकों में घरेलू निज़ाम ठप हो गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए। डिफ्लोटी पंपिंग स्टेशन पर फिर ब्रेक डाउन हो गया है। शहर के कई इलाके पानी से महरूम हो गए हैं। कराची से लोड शेडिंग का अजाब टल न सका। शहर के मुतादिद इलाकों में 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली बंदिश से कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज है। पैपरी के इलाके में मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए, कौमी शाहराह बंद कर दी। शहरियों का कहना था कि बिलों की अदायगी के बावजूद हमें लोड शेडिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उधर डमलोटी के इलाके में फिर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। वाटर कारपोरेशन के पंपिंग स्टेशन से पानी की फरहामी मुअत्तल हो गई। मलिर कैंट, खोखरा पार और मेमन गोट में पानी की फरहामी मुतासिर हुई। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन पर फॉल्ट की बिना पर भी कराची को 235 मिलियन गैलन पानी की। और अभी महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर है। ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 500 से 4,200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए। कम से कम फिक्स्ड चार्जेस भी 600 रुपए कर दिए गए हैं। 1 जुलाई से कीमतों में इजाफे के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गैस की कीमतों में इजाफे से होगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 तब 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निरख 200 से 350 रुपए फी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस बढ़कर 600 रुपए हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन माहाना 1500 रुपए अदा करेंगे। 1.5 मकाब मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 3000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। रोटी के तंदूरों के लिए गैस के निरख 110 रुपए से 700 रुपए तक फी MMBTU हो गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस के निरख 3900 रुपए और जनरल इंडस्ट्री के लिए निरख 2300 रुपए हो गए। CNG सीमेंट फैक्ट्रियों और के इलेक्ट्रिक के लिए भी गैस महंगी कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात पर डाका मारा। जमात इस्लामी का हक छीन कर एक मेयर मुसल्लत किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची में जीती हुई नशस्तों पर कब्जा किया गया, मुझे कामयाब करार दिया गया, लेकिन मैंने सीट वापस दे दी। चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में ये ज़र्फ़ भी मौजूद है और उसकी इज्तमाइयत में इतनी बरकत है कि जब हमने अपने साथियों से मशवरा किया और तमाम फॉर्म्स जमा किए, तो जब ये फॉर्म 45 सब हमने जमा किए तो उसके नतीजे में हमारे वोट कुछ कम थे। इख्तिलाफ हर पार्टी के दरमियान होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक था कि उनको ये रिज़र्व सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला किया है। जाली फैसले सुप्रीम कोर्ट से करवा के अपनी सीटें हासिल करना, लोग इसको सियासत कहते हैं और बहुत कामयाब सियासतदान कहे जाते हैं वो लोग जो हर 2 नंबरी से अपने आप को इक़्तिदार में रखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अपनी सियासी नाकामियों का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। वो मेयर ना बनने के सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हाफिज नईम पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक लकी वन मॉल ने इनकलाबी समाजी मुहिम सिमत का आगाज़ कर दिया। ये प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए है जिनके वालिदैन शहरी इदारों में फ्रंट लाइन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लकी वन मॉल की जानिब से अतालिक फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्किदा प्रोग्राम न सिर्फ एक तालीमी इक़दाम है बल्कि एक समाजी तहरीक भी है जो उन ख़ानदानों को खराज तहसीन पेश करता है जो अक्सर मंजर आम पर नहीं आते। इवेंट में करियर काउंसलिंग के मॉड्यूल्स, मेंटोरिंग सेशंस और प्रोफाइलिंग असेसमेंट्स का तारुफ करवाया गया, जिसका मकसद 13 से 18 साल की उम्र के तलबा को रहनुमाई और एतमाद फराहम करना है। प्रोग्राम में उन इदारों के बच्चों को तरजीह दी गई जिनके वालिदैन पुलिस, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और दीगर शहरी इदारों में खिदमात अंजाम देते हैं। लकी वन मॉल के CEO साद जुबैरी का कहना था कि लकी वन मॉल में हमारा हमेशा से ये यकीन रहा है कि तिजारती कामयाबी को समाजी जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।